वीडियो क्लिप शेयर की है आपकी एक मूवी की, तो वो पहले रिलीज हो गई थी, अभी हॉटस्टार वगैरह पे आई है, अभी रिलीज हुई है? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था उस बारे में। अभी रिलीज अभी रिलीज कल ही रिलीज हुई, आज मैंने डाला हुआ। अच्छा, नहीं क्योंकि मैंने IMDb पर देखा था तो उसमें 2018 दिखा था। नहीं, वो बनी थी उस समय। अच्छा, 2018 में बनी थी, ओके। जी। तो 2018 में बनी। जी। हाँ ऋषि, ओके। सर आप फेसबुक पेज में आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज देता हूँ, आप प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है। शेयर कर दूंगे। भेज दिया आपने? जी, मैं भेज रहा हूँ सर। अच्छा, तो वही बात उससे है। जी सर, मैंने लिंक आपको भेज दिया। अच्छा, मैं देखता हूँ। जी। कैसे जाएंगे? ओहो। मैडम आफरीन, मैडम, मम्मी कहाँ गई? सर काइंडली म्यूट कर लीजिए अभी वो। ओ अरे यार, एक मिनट, कोई बात नहीं। और बतकही के एपिसोड 20 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इश्तियाक खान जी, जिन्हें आपने तमाम मूवीज में, शोज में, एड फिल्म्स में देखा होगा। कुछ इनकी चुनिंदा फिल्में जो मुझे बेहद पसंद हैं वो हैं तमाशा, अनारकली ऑफ आरा, भारत, और भी कई सारी फिल्म्स हैं, एड फिल्म्स में आपने सर को देखा होगा। तो सर मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज हमारे इस श्रृंखला बतकही में। और फेसबुक पर जुड़े हमारे लोगों को मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कुछ सवाल हैं जो आप सर से पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप दर्ज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितने सवाल हम इंक्लूड कर सकें। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। सर हम अगर डायरेक्ट सवालों पर आए तो मेरा पहला सवाल एक जो है, मैं काफी समय मतलब हमारे साथ थिएटर के कई सारे आर्टिस्ट जुड़ चुके हैं जो एक्टिंग में गए या किसी और फील्ड में गए, जो थिएटर किया हुआ है। और कोइंसिडेंटली मैंने कुछ समय पहले अपनी लाइफ में पहला प्ले किया थिएटर का एक, हालांकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से नहीं। तो मेरा एक सवाल है कि NSD जैसे एक बड़ी संस्था से जुड़ना अपने आप में गौरव की बात है, मगर अक्सर सुनने में आता है कि वहां से निकलने के बाद भी लगभग हर किसी को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है अपने एक फिक्स स्टेबल करियर के लिए। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? उसके
उसकी वजह एक नहीं है, कई वजह हैं उसकी। क्योंकि एनएसडी में निकलने के बाद एनएसडी का दायित्व जो होता है वो आपको थिएटर से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उन पे दक्षता हासिल करवाने का काम उनका रहता है। वो कोशिश करते हैं कि अगर आपने एक्टिंग पे डिप्लोमा लेना चाहा है तो आपको एक्टिंग से संबंधित जितनी भी शैलियां हैं, चाहे वो देश की हो चाहे विदेश की हो, उन पे आपको कंसंट्रेट करके पढ़ाते हैं वो, और उसमें दक्षता हासिल मतलब कोशिश करते हैं कि दक्ष तो पता नहीं लोग हो पाते या नहीं हो पाते, तो अलग अलग है, लेकिन हाँ वो कोशिश करते हैं कि आपको वो सारे पहलू सिखा दिए जाएं, वो सारी एक्टिंग शैली जो वर्तमान में चल रही है, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में चिंतन, और जो अपना भूतकाल जो निकल गया है उसमें कैसे कैसे लोग हुए हैं, कैसे कैसी एक्टिंग शैलियां हुई हैं, चाहे वो नए थॉट को लेके हो या पुराने थॉट को लेके हो, सब पहलू पे काम करवाया जाता है। ऐसे ही डायरेक्शन क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उनको भी इसी तरीके से सिखाया जाता है। तो ये करके एक स्टूडेंट को तैयार किया जाता है कि भाई अब आप इस क्षेत्र में पारंगत हैं, पारंगत नहीं है लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि ये सब चीजें जो हैं वो इस थिएटर के आगे चल के थिएटर को आप इसको ले जाके आप बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं इस पर काम। लेकिन उसमें होता ये है कि ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकली आपको कलाकार बनाती हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं और व्यवसाय इसको करने की कोशिश करते हैं कि मुझे डायरेक्शन करने को मिल जाए या एक्टिंग करने को मिल जाए, तो उसमें चीजें ये होती हैं कि आप या तो किसी नेशनल रेपेट्री में जाना पसंद करते हैं या जाते हैं, या फिर आप अपने स्टेट पे काम करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप स्टेट पे काम करने की कोशिश करते हैं या नेशनल रेपेट्री पे काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको, क्योंकि आप हर साल 20 लोग निकलते हैं, इस इधर के अलावा और भी भारतेंदु अकादमी है और भी कई देश में अकादमियां हैं जो जिससे स्टूडेंट निकलते हैं। तो आप नेशनल रेपेट्रियां जो है गिनी चुनी एक दो है, देखा जाए तो अभी वर्तमान में जो है वो एनएसडी की ही है, तो उसमें कितने लोगों को लिया जा सकता है। जी जी। जब वो रास्ते बंद होते हैं आपके, फिर आप स्टेट लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप विश्व रंगमंच की जानकारी रखते हैं, आप चारों तरफ जा चुके होते हैं, आपको मालूम होता है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो आप उन लोगों के साथ काम करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं जो उधर स्टेब्लिश हैं लोग जी, क्योंकि आपका जो थॉट होता है और उनका थॉट होता है वो मिलना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है। एक तो ये कारण भी है, दूसरा कारण ये है कि आप जब उधर काम करते हैं तो रेपेट्री में एक निश्चित पैसे मिलते हैं और वो भी सरकारी, उसमें कोई हिंदी बेल्ट में ज्यादातर, बाकी बेल्ट में शायद थिएटर में उतना ज्यादा परेशानी है लेकिन उतनी नहीं है। हिंदी बेल्ट में क्या है कि जितने भी थिएटर की कंपनियां हैं, जो भी रेपेट्रियां हैं, वो सब आश्रित हैं सरकारी फंड पे, और सरकारी फंड में जो पैसा मिलता है वो 6, 7 या 8 हजार रुपए पर मंथ शायद ऐसा है, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि आज से 3-4 साल पहले 6,000 रुपए था। जब आप एनएसडी से निकलते हैं और आप 6,000 की नौकरी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही बात। और देखा जाए तो 6,000 की नौकरी में आपका भी नहीं चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप अगर एक्टर हैं तो आपको वर्कशॉप करना पड़ती है, जो आप नहीं करना चाहते हैं। आपको एक्टिंग करना चाहिए लेकिन आप फिर स्कूलों में जाके वर्कशॉप करते हैं, एनएसडी की वर्कशॉप करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट से वर्कशॉप मिलती है वो करते हैं। आप फंड फिर जुगाड़ में लग जाते हैं।
कुछ लोग जो है वो हम जैसे लोग मुंबई आ जाते हैं, मुंबई में अपना किस्मत आजमाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक्टिंग से ही हमारा जो पैसा बने या जो भी हमारी जो पर डिस्टरबेंस है। हाँ, अभी बेहतर है। हाँ, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा जीवन है, वो एक्टिंग ही है। तो जब आप ये सब ना करके आप मुंबई आ जाते हैं, आप सोचते हैं कि हम मुझे एज एन एक्टर एस्टेब्लिशमेंट मिले, इसी से मैं कमाऊं, तो फिर इधर एक अलग स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग ली है वो कला की ली हुई है। स्ट्रगल की ट्रेनिंग आपको यहीं आके मिलती है। जी बिल्कुल। सर, दरअसल मैं इस सवाल से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनएसडी जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे हर फील्ड में है, आईआईएम है, आईआईटीज हैं, एम्स हैं, तो ये जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कहीं ना कहीं हम जो भी व्यक्ति होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो उसकी बहुत ही लगकर तैयारी करता है। कई लोग का पहले अटेम्प्ट होता है, कई का 10 में होता है। सारे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, रेनोन इंस्टीट्यूट्स हैं। तो देखा जाता है कि जैसे आईआईटी से कोई पढ़ गया तो उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई, करोड़ों में हो गई। एम्स से कोई पढ़ गया तो बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया। आईएम से पढ़ गया तो उसके कितने लाखों करोड़ों का पैकेज लग गया। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि उस लेवल के, उस दर्जे का इंस्टीट्यूट है एनएसडी, तो क्या एक इनिशियल तौर पर, उसके बाद कोई अपना स्विच करे हुए एक अलग मसला है, स्ट्रगल करे, एक सरकारी तौर पर उसको एक स्टेबल जॉब मिलनी चाहिए में? देखिए, सरकारी जॉब जो निकलती है वो सीमित निकलती है जी, ठीक है, और थिएटर से संबंधित कोई ऐसी खास जॉब होती नहीं, बहुत कम है। होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूलों में, कॉलेजों में और भी कई संस्थाएं, क्योंकि नाटक जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मेरा शौक है जी, ऐसा नहीं है। ये ऑक्सीजन का काम करता है समाज में, समाज की वो सारी चीजें आपको रिलीफ करवाता है। आप अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं या कुछ है, तो आपको लगता है यार कुछ ऐसी चीज देखी जाए, ऐसा किया जाए जिसमें संतुष्टि मिले, रिलैक्स हो, तो आप कॉमेडी शो देखने चले जाते हैं। जब आपको लगता है कि यार बहुत बुरा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो नाटक देखने जाते हैं। नाटक देखते हैं तो आपको नाटक में सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष जो है किया जाता है। तो अगर आप थोड़े बहुत इधर उधर होते भी हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, हमारी बात कोई तो बोल रहा है, तो आपको वो संतुष्टि मिलती है। या आप खराब होते हैं, आपको तो वो आईने का काम करता है जी, है ना? बिल्कुल, जी जी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकारी तौर पे नाटक को, थिएटर को एक मुकाम मिले, ताकि लोगों के लिए वो होता ना कि हमारे इधर जब हम छोटे थे तो हमारे इधर गर्मियों के दिन एक बहरूपिया आया करता था। वो बहरूपिया आता था, वो कभी जानी दुश्मन बन जाता था, कभी पागल बन जाता था, लोगों को पत्थर लेके दौड़ता था, कभी इतने अच्छे डायलॉग बोल के सामाजिक कटाक्ष करता था। फिर वो हफ्ते में जब करने के बाद फिर एक बार आता था, वो जब वो नॉर्मल कपड़े पहने रहता था और फिर वो पैसे मांगता था लोगों से कि हमने आपका एंटरटेन किया, हमने आपको समझाया, हमने आपको अलग अलग कैरेक्टर करके आपका मनोरंजन किया, तो आप जितना इच्छा हो आप उतना पैसा दीजिए। जी, एक परंपरा थी, हम लोग उसको पैसे भी देते थे, उसकी तारीफ भी करते थे, मजा आता था कि क्या काम करके गया। कभी हंसते थे, कभी डर जाते थे, कभी वो पत्थर लेके भागता था तो दूसरे लोग डर जाते थे, तो जिनके साथ नहीं होता था वो खुश होते थे। तो हाँ, तो वो एक गर्मियों में इंतजार रहता था कि बहरूपिया आएगा और वो कुछ हमें करके दिखाया जाएगा, क्योंकि उस समय टीवी और ये सब उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था जी। अब तो बहुत ज्यादा मोबाइल वगैरह भी आ गए हैं। तो वो एक रिलीफ है समाज को, देखा जाए तो एक चक्र बना हुआ है कलाकार का
सिर्फ नाटक का नहीं है, कलाकार की बात करते हैं हम कि सरकार को कलाकारों को, कलाकार एक ऑक्सीजन टाइप का है समाज का। जी वो हर पहलू पे आपको एक ऑक्सीजन देता है, आपको आपकी जिंदगी से अलग हटके आपको कुछ दिखाता है कि देखो, ये समझो, ये देखो, देखो इस बीट में डांस कर सकते हो। आज 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 तुम्हारे इधर जन्मदिन है, जन्मदिन का गाना है, ये देखो जन्मदिन में ऐसे गाते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है, ये धरोहर है किसी भी देश की, कलाकार। तो आप अपने धरोहर को कैसे सजा के रखते हैं, चाहे वो ताजमहल, आप ताजमहल में लोग जाते हैं, उसमें टिकट लगती है, लोग देखते हैं, उसको विश्व धरोहर कहा गया। हम जैसे कलाकार, चाहे वो नाटक से संबंधित हो, चाहे संगीतकार हो, कोई वो धरोहर है देश की जी। वो मानसिक तौर पे जो देश की जनता है उनको सिखाती भी है, उनको हंसाती भी है, गुदगुदाती भी है, यानी हर पहलू पे काम करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा जो आईआईटी वाली जो तुमने बात की है, वो यही है कि क्योंकि इस चीज को उतनी गंभीरता से लोग सरकार ले नहीं रही है, इसीलिए शायद ये सब समस्याएं आ रही हैं। जी बिल्कुल। सर, मेरा एक सवाल और है आपसे कि सागर के अन्वेषण ग्रुप से आपका खास नाता रहा, मुझे पता चला। तो सागर शहर से जुड़ी कोई याद जो आपके जहन में अब तक घर कर गई हो? देखिए, सागर में जब हम पहली बार गए, एक नाटक था बेगम का तकिया, स्वर्गीय श्री बाबा कारंजी उसके निर्देशक थे और उनके बारे में काफी सुन रखा था सबने। हमारे शहर पन्ना में भी सब लोग बोलते थे तुम्हारी किस्मत है कि तुम जा रहे हो उधर, उन्होंने बुलाया हुआ है, तो तुम संगीत वाले हो तो कोशिश करना कि उनके संगीत सीखें। तो इधर से हम गए अन्वेषण थिएटर ग्रुप, जगदीश भाई साहब, मुकेश तिवारी भाई साहब और हमारे जो सहपाठी, सारे लोगों ने मिलके, राकेश सोनी सर, उन लोगों ने मिलके बढ़िया ऑर्गेनाइज मलैया बंगलों में हम लोगों को ठहरने का इंतजाम किया। अब इंतजाम तो हो गया, अब लोगों को पता नहीं था कि उधर खाना नहीं मिलेगा या कुछ नहीं। हमसे तो खाना बनाते भी नहीं बनता था उस समय। तो प्रॉब्लम ये हुई कि पैसे भी इतने नहीं थे कि अब खाना कहाँ से खाएं, और होटल जाएंगे तो पैसे लगेंगे। तो ये समस्या अन्वेषण थिएटर के लोगों को पता चली। तो किसी ने स्टोव ला के दे दिया, किसी ने कढ़ैया ला के दे दी, किसी ने कोई चाकू लाया अपने घर से, तो कोई किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ। तो ऐसे करके हमारी जो रसोई जो है ना, बावर्ची खाना, वो तैयार किया गया कि भाई लड़का जो है टैलेंटेड है और थोड़ा पैसे से कमजोर है, तो हम लोग नाटक वाले हैं, तो ये हमारे घर का ही है और इसको अपन को जितनी हो सके मदद करनी है। तो सब लोगों ने, किसी ने खाने का इंतजाम किया, किसी ने कुछ किया, और हम लोगों ने कोशिश की बनाने की। हम, कलीम, एक राकेश भाई साहब, इन सब 3 लोग हम लोग थे। तो किसी से खाना बनता नहीं था, तो अजीब सी रोटी कच्ची जो भी है वो बन रहा था। तो एक भरतेश जैन करके हैं, उन्होंने एक दिन खाना हम लोगों को खाते हुए देखा, तो उन्हें अंदर से जो कुछ भी रंज महसूस हुआ हो, जो भी है, तो उन्होंने एक अन्नान बन्नान ऐसी नाम हमारे जहन से उतर गया। अन्नान शायद नाम था उस व्यक्ति का, नाम हमें भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अन्नान या बन्नान ऐसी कुछ नाम। तो उन्होंने उनके घर में बोला कि भाई यार, उसको बताया कि हमारा 3 लोग रुके हुए हैं, बेचारे खाने की बड़ी दिक्कत है, बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। तो वो बेचारा, उसको जो भी दिल में लगा हो, तो वो रोज टिफिन सुबह शाम हमारे लिए तो लाए, हमारे 2 साथियों के लिए भी लाए, और उन लोगों ने वादा किया कि भाई जब तक हो हमारे मेहमान हो और मन लगा के सीख के जाओ, ताकि हमारे सागर का, अन्वेषण का नाम हो। और ये नहीं होना चाहिए कि तुम जाओ और बाद में ये कहो कि यार उधर हम खाने पे ध्यान दिए हैं। ये बात अभी भी याद है अन्वेषण थिएटर। जी जी। सर, ये कहीं ना कहीं अब वहाँ का कल्चर बन चुका है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का, कि राकेश सोनी सर से मिलना होता जाता है मेरा कभी कभी। तो वहाँ पे हम लोग चाय वाय वही बनाते हैं, चूल्हा बना लिया है उन लोग ने, नया हीटर ले आए हैं, तो वहीं से कहीं से दूध जुगाड़ते हैं, कहीं से पानी जुगाड़ते हैं, कहीं से चाय पत्ती जुगाड़ते हैं।
हाँ, फिर हाँ। जो पास में कहीं एक टपरा है वहां से अदरक मांग के लाते हैं कि यार अदरक कौन खरीदे अब। तो ये सब कल्चर वहाँ का अभी भी है। मैं आते जाता रहता हूँ कभी कभी वहाँ पे, अभी बीच तो में देखता हूँ। इन्होंने गोविंद सर ने एक नाटक डायरेक्ट किया था, तो हम संगीत के लिए गए थे उधर। तो वहीं वहीं यूनिवर्सिटी में रुके थे। तो जी ऐसे ही होता था, शाम के वक्त हम लोग आपस में खाना बना के और मजा लेते, एक दूसरे की बातें करते। और क्या है कि नाटक करने में ना, ये शाम का जो वक्त होता है जब आप मिलते हैं, वो बहुत प्यारा होता है। वो जिंदगी भर के लिए खुशनुमा लम्हा जिसको बोलते हैं वो होता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, जी हमने भी शाम को बहुत जैमिंग करी है वहाँ पर, प्ले के बाद कभी हाँ, प्रैक्टिस के बाद होता था, तो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स लेके जहां तहां से निकाल के और बैठ जाते थे और जैमिंग हाँ, करते थे वहां पर। हाँ। सर एक सवाल है मेरा कि फिल्म, थिएटर और संगीत में आपका रुझान रहा, आपने काम किया तीनों क्षेत्रों में, तो इनके अलावा वो कौन से विषय हैं जिन पे आप बात करना पसंद करते हैं? किन विषयों में आपकी और रुचि है? मेरी रुचि एक कला कला के अलावा तो खाना बनाने में ज्यादा है। मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कोई अगर खाने की बातें करता है तो मन जो है बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। जी जी। तो ये है। दूसरा, बाकी तो बोल ही दिया, संगीत, एक्टिंग और थिएटर। इसके अलावा जो चीजें हैं वो ये। दरअसल हमारे एक और मेंबर हैं अनुज उपाध्याय, वो अगर होते तो आपकी चर्चा खाने पे हो जाती है बतकही छोड़ के। अब अनफॉर्चुनेटली जो दो लोग जुड़े हुए हैं, मैं और ऋतिक भैया, हम दोनों का खाने से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अच्छा, अच्छा। रुचि के मामले में तो नहीं है, हम जीने के लिए खाते हैं। तो तो सर मैं चाहूंगा कि ऋतिक भैया आपसे कुछ सवाल करें और आगे मेरे कुछ और सवाल है, मैं पूछता हूँ। ठीक है। नमस्ते सर, मैं ऋतिक जैन। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर मैंने आपका एक शो देखा था, हर शाख पर उल्लू बैठा है। हाँ, उस पर हाँ, आपने किरदार निभाया था पुत्तन भैया का, वो हाँ। बड़ा मजेदार किरदार था। और हाँ, उसमें हाँ। एक कॉमेडी जी थे राजीव निगम जी, उनका भी मैं हाँ। मतलब बहुत सराहना करता हूँ उनकी भी। तो सर अभी जैसे जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और वो जो शो आया था उस वक्त, तो जब पॉलिटिकल कोई ड्रामा बनाया जाता है तो एक तो क्या होता है, जब राजनीतिक कोई शो बन जाए तो उनको ऐसे, मैंने देखा है कि ऐसी छूट मिल जाती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला उसमें दिखा सकते हैं। और उसमें भी कुछ इसी तरह दिखाया है कि वो बहुत पैसे खाते हैं। तो कभी मतलब ऐसे राइटर के साथ बैठ के आप ऐसे डिस्कस किया करते थे, या फिर सिर्फ आपको अपनी लाइन्स मिल जाती थी और आप उसके साथ कंटिन्यू करते थे? नहीं, अश्विनी सर जो है, इसके जो राइटर और डायरेक्टर हैं, वो क्योंकि उन्होंने ऑफिस लिखा, ऑफिस देखा होगा आप लोगों ने। और भी उनके बड़े अच्छे लापतागंज और बड़े अच्छे अच्छे सीरियल हिंदुस्तान को दिए उन्होंने। और सब सारे सीरियल जो है कटाक्ष है, सब में जी सामाजिक है, किसी में राजनीतिक है। तो ऐसे करके उन्होंने किया हुआ है। तो वो जो लिखते थे उसमें बहुत कम ऐसा होता था कि आप सजेशन दें, क्योंकि अपने अपने आप में उनकी राइटिंग और उनका जो व्यंग्यात्मक जो काम जो करते हैं, वो उसमें हाथ पकड़ना मुश्किल की बात है। तो अधिकतर थोड़ी बहुत बात जो है वो कर सकते हैं, करते थे हम लोग। अगर लगता था कि ये सर इसमें ये हो जाए, इसमें ये हो जाए, नहीं तो वो अपने आप में बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनके सामने हम लोग तो जीरो है देखा जाए तो। स्क्रिप्ट में ज्यादा सजेशन नहीं होता था। हाँ, एक्टिंग को लेके या कुछ इम्प्रोवाइज थोड़ा बहुत करने का अगर मन होता था तो उनसे आज्ञा लेके करते थे। सर अभी आपने बातचीत करते हुए बताया कि थिएटर, एक्टिंग और म्यूजिक के अलावा आपको खाने में बहुत रुचि है। हाँ। सर लेकिन इतना बड़ा करियर निकल गया है, कभी आपने पढ़ने में कुछ रुचि रखी हो, कुछ लग के पढ़ा हो, या फिर अभी भी आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं? मैं थोड़ा जानना चाहूंगा। नहीं, पढ़ाई तो कला के उसमें ही आ गई। मुझे लगा कि जो प्रश्न है वो ये है कि इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज करते हैं जो खाने से संबंधित है। क्योंकि अब आप नाटक कर रहे हैं या थिएटर कर रहे हैं तो किताबें पढ़ना ही पड़ेंगी आपको।
ना चाहते हो भी, अगर आपको शौक भी नहीं है तब भी आपको नाटक अगर कर रहे हैं तो पूरा नाटक पढ़ना पड़ेगा। उससे संबंधित जो रेफरेंस है, कैरेक्टर से संबंधित जो रेफरेंस है वो आपको तलाशने पड़ेंगे। तो वो तो अभी भी सतत लगा रहता है। अभी भी कभी-कभी कुछ, कभी गज़लें उठा के पढ़ ली, कविताएँ पढ़ ली, या कोई ऐसा अच्छी किताब जो नहीं पढ़ पाए, अगर वो मिल गई तो वो पढ़ लिया। जैसे अभी इन दिनों कुछ हरिशंकर परसाई की किताबें हमने एक कुछ निकला हुआ है, ये 6 खंड में निकला हुआ है, बगल में ही रखी हुई है। तो 6 खंड की वो किताबें हैं, खरीद ली थी आज से 2-3 साल पहले, लेकिन पढ़ी नहीं थी। अब लेकिन अब वो समय मिल रहा है तो उसको पढ़ रहे हैं। सर हाल ही में मैंने भी अभी एक हरिशंकर परसाई जी का व्यंग पढ़ा, रानी नागफनी की कहानी। हाँ। और सर वो मतलब बहुत ही छोटा सा मेरा एक मित्र जिसके भी चर्चा हो रही थी, अनुज उपाध्याय, उसने पढ़ा और उसने ग्रुप के हर एक मेंबर को अलग से पर्सनली सजेस्ट किया कि इसे पढ़ना ही चाहिए। हाँ। तो उसकी एक किताब से 3 लोग पढ़ चुके हैं और बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे उसको। तो सर एक और जी सर, रेणु है, उनको पढ़ो। जी सर, उनका भी हम लोगों ने सर, मतलब मेरा ऐसा किसी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर राइटर को मैंने इतना अधिक नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब राइटर्स को। आवाज शायद हाँ चली गई। दिक्कत हो रही है। हाँ ऋतिक भी आप वापस से रिकनेक्ट करने की कोशिश। हाँ जी, हाँ आ रही है अभी। हेलो ऋतिक भैया। हाँ ठीक है। मेरे पास सर एक सवाल है, जब तक वो रिकनेक्ट करते हैं। ठीक है। कि छोटे किरदार और बड़े किरदार के बीच जो दूरी होती है वो थिएटर और फिल्मों में कैसे मापी जाती है, क्या फर्क होता है? देखो थिएटर में जो छोटे किरदार या बड़े किरदार, वो तो हर जगह एक सा ही रहता है मामला। कोई नहीं चाहता कि वो छोटे किरदार करे। छोटे से मतलब 1 या 2 सीन, या उसकी प्रेजेंस जो है आए और चले गए, चाहे वो थिएटर में हो या फिल्मों में हो। कोई नहीं चाहता कि छोटा काम मतलब छोटा किरदार किए जाएं। एक समय के बाद लगता है कि नहीं यार, कुछ ऐसा मिले जिससे हम कैरेक्टराइजेशन कर सकें, जिसको हम दिखा सकें। अब जैसे मान लीजिए मैंने कई नाटकों में छोटे छोटे किरदार किए, जो भी है, जैसा भी कोशिश की कि भाई उतना लोगों को याद रहे, या जो किरदार है उसके इर्द गिर्द हम इतना अच्छा कर दें कि वो किरदार जीवित रहे, उसका अपना दायित्व, उसका जो अस्तित्व है वो जीवित रहे। वैसे ही फिल्मों में मिला, मुझे छोटे छोटे किरदार मिले, मैंने उस समय भी यही किया कि जो किरदार मिला है उसको उसी तरीके से निभाया जाए और उसका जो व्यक्तित्व है वो बचा रहे। ऐसा ना हो कि क्योंकि मुझे एज एन इश्तियाक को छोटा कैरेक्टर मिला है, लेकिन वो कैरेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा है। जी कैरेक्टर उतना है लेकिन वो है, ये एक्टर के लिए छोटा है। तो जो उसका वो है मतलब वो खत्म नहीं होना चाहिए। जी सर, बस उसका ख्याल रहता है, बाकी और तो कुछ छोटा किसी को भी मिले कोई भी खुश नहीं होता है। जी बस खुशी की बात है उसमें, बाकी तो करना तो वही करना, चाहे बड़ा कैरेक्टर करो या छोटा कैरेक्टर करो, आपको मेहनत उतना ही करना पड़ेगी, क्योंकि कैरेक्टर का जो व्यक्तित्व है वो तो निभाना ही पड़ेगा ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बस एज एन एक्टर या पर्सनल तौर पे आप खुश नहीं होते हैं। अगर आपको बड़ा मिले तो आप वही लेना चाहेंगे, बड़ा कैरेक्टर। यही फर्क है मेरे हिसाब से, और ज्यादा कोई फर्क है नहीं। जी बिल्कुल। ऋतिक भी आपके कुछ सवाल थे, बीच में रह गए थे। जी सर, सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सर एक सवाल ये था सर अभी कि
अगर किसी पिक्चर का कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत पसंद हो, अगर आपको ऑफर किया जाता और तो फिर आप उसे जरूर निभाते हैं, ऐसा कोई किरदार अगर आप करना चाहते तो वो कौन सा होता? एक तो पान सिंह तोमर जी सर। है ना, एक मकबूल का जो इरफान भाई का, या फिर पंकज कपूर सर का। जी जी जी, समझ गया। है ना सर अभी तक की जर्नी में कोई ऐसा शख्स है सर जिसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया? मतलब सर कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में ना गॉड फादर्स होते हैं, तो कोई ऐसा शख्स जिसने इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें निखिल द्विवेदी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इंडस्ट्री की अगर बात करें, मुंबई की बात करें, जिनकी वजह से मुझे अच्छा काम मिला, मैं इधर ठहरा रहा, और वही उन्होंने ही मुझे पर्सनल तौर पे बहुत मदद की। मेरे काम जो एक दो शुरुआती जो काम है, जो जिसकी वजह से मेरा नाम हुआ, वो भी उन्हीं ने ही दिलवाए। तो मेरे लिए निखिल द्विवेदी बहुत इम्पोर्टेंट है मुंबई की जर्नी के। सर कोई एक्टर जिसको आप फॉलो करते हैं, उनके जैसा अभिनय करना चाहते हैं, आपके आदर्श? मैं किसी के जैसा नहीं करना चाहता, किसी के भी जैसा जी। मैं चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता, मेरी ये मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ ये अलग बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसा काम करवाया जाए कि वो इश्तियाक ना लगे। दूसरे की तो बात छोड़ो, मैं जो कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि दोबारा वैसा काम मुझे करने को मिले। और मान लीजिए अगर साल 2 साल में एक काम मिले मुझे, और उसमें मेरी आर्थिक जरूरतें वो पूरी हो जाएं, और मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ इसमें मैं अपने आप को परिवर्तित कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी का चाहे वो कोई भी हो, सब अच्छे हैं, मैं उनकी तारीफ कर सकता हूँ, मैं उस कैरेक्टर को करने की कर सकता हूँ, लेकिन उस एक्टर के जैसा नहीं करना चाहता, मैं खुद अपने जैसा नहीं करना चाहता। जी सर, मेरा मानना है। हाँ सर, मूवी और थिएटर, मतलब वैसे तो दोनों में अभिनय होता है, पर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब भी कोई व्यक्ति अगर थिएटर देखने जाए या फिर मूवी देखे। तो सर आप मूवी करते हैं, आप थिएटर भी करते हैं, तो आप खुद को किसके ज्यादा करीब मानते हैं? थिएटर के करीब ज्यादा पाते हैं या फिर मूवी या बॉलीवुड कहना चाहिए? मैं थिएटर ज्यादा, मेरा यूं कहें कि मुझे उसमें ज्यादा मौका मिला, ज्यादा काम करने का सौभाग्य मिला। मैं जब स्कूल में था तब से थिएटर कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे कैरेक्टर किए हुए, तो हो सकता है इस कारण से भी मुझे मजा उसमें ज्यादा आया हो। अभी मुझे बॉलीवुड में मैंने जितना भी काम किया है वो उतना नहीं है जितना मैं थिएटर में कर चुका। जो कैरेक्टराइजेशन मैं थिएटर में कर चुका, वो कैरेक्टराइजेशन अभी तक मुझे ऐसा कोई काम वो नहीं मिला जिसमें मुझे रात दिन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को डिजाइन करने में लगा। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा नहीं मिला आपको तो मजा आपको थिएटर जो जिसमें आप कर चुके हैं उसी में मजा। जब फिल्मों में मुझे ऐसा काम मिलेगा जिसमें मुझे पसीना बहाना पड़ेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ये इस कैरेक्टर की पूरी जर्नी पर ही टिकी हुई है फिल्म, तो मुझे मजा भी आएगा। मजा आता है, लेकिन ज्यादा मजा और कम मजे की बात नहीं। ज्यादा मजा थिएटर में मुझे आता शायद इसलिए भी है क्योंकि मैंने 100% उसमें दिया है। अभी मैं बॉलीवुड में 100% ना तो दे पाया हूँ ना लिया है किसी ने। जी सर, जी सर। सर एक वो एक्टिंग का एक मेथड होता है, मेथड एक्टिंग। मैंने सुना था जब रणवीर सिंह जी वो अलाउद्दीन का रोल कर रहे थे तो उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था कुछ महीनों के लिए शायद, और फिर जाके वो उस तरह का रोल कर पाए थे। तो क्या आप मेथड एक्टिंग पर विश्वास करते हैं या फिर आप फॉलो करते हैं? नहीं, विश्वास तो करते हैं और वो होती भी है, लोग करते भी हैं।
लेकिन उसके लिए मेथड एक्टिंग के लिए आपको सब चीजें त्यागनी पड़ती हैं, हर चीज। और अगर आपको कोई चाह रहा है डायरेक्टर कि नहीं भाई मुझे ऐसा चाहिए ही चाहिए, तो आप कर सकते हैं। कोई नहीं चाह रहा है, और 90% बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको मेथड एक्टिंग करने के लिए वक्त देते हैं। मान लीजिए आज मुझे किसी ने कैरेक्टर दिया, और मेथड एक्टिंग के लिए आपको पूरी प्रोसेस से गुजरना होगा। आपको ये समझ लीजिए कि आपको अगर कैरेक्टर ऐसा है जो आपके बिल्कुल विपरीत है, तो आपको भाषा से लेके, बॉडी से लेके, रहन सहन से लेके हर चीज पे काम करना होता है। तो वो कम से कम 1-1.5 साल की प्रोसेस। 1-1.5 साल में तो 6 फिल्में करके आदमी खत्म कर देता है। बिल्कुल सर। तो रणवीर सिंह जो है खुशकिस्मत है वो, कि उन्हें मौका मिलता है कि वो मेथड एक्टिंग अप्लाई कर लेते हैं। अब मुझे मेथड एक्टिंग अप्लाई करने का थिएटर में तो मिला है, लेकिन फिल्मों में नहीं मिला। जी सर, जी सर। और जो मेथड एक्टिंग अगर कोई करता है तो खुशी ये होती है कि वो कठिन प्रक्रिया है। जी सर। और अगर करने का मौका हर एक्टर को मिले तो इससे अच्छी बात नहीं होती। आप अगर आपको वो करने को मिल जाए जिसकी कल्पना करते हैं, चाहते हैं कि मुझे ऐसा काम मिले कि मैं दिन रात मेहनत करके दिन रात अपने आप को बिल्कुल परिवर्तित कर सकूं, और उसका मौका मिले मुझे, ये चाहता है इंसान। मेथड एक्टिंग बहुत बड़ी चीज है, वो टोटल अपने आप को परिवर्तित करने वाली चीज है। जी सर। सर अभी हम देखते हैं, जैसे मैं बचपन में साउथ की फिल्में देखा करता था, तो मैं बहुत हंसा करता था कि ये किस तरह की फिल्में बना देते हैं कि हीरो सिर्फ एक मुक्का मारता है और इतने दूर गिरते हैं और एक साथ 6 लोग गिर जाते हैं। तो लेकिन सर धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ और मैंने साउथ का सिनेमा देखा, उसको थोड़ा सा जाना कि उसमें किस प्रकार की फिल्में बनती, तो मैंने पाया कि उसमें जो सब्जेक्ट उठते हैं वो बहुत यूनिक होते हैं, कहानी बहुत अलग होती है। और मुझे एक थोड़ी सी उसमें क्या कहना है, बाधा दिखती है कि उनके पास हो सकता है बजट कम रहता हो, लेकिन अब तो वो भी समस्या हर एक फिल्म में नहीं होती। साउथ की फिल्मों को अभी जैसे फिर उसको डब कर उसको रीमेक बनाया जाता है बॉलीवुड में, तो सर साउथ की फिल्मों को सर उतना ज्यादा फिर भी यश नहीं मिल पाता है। अगर बात करें बॉलीवुड की, तो फिर भी बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, साउथ में इतनी सारी चीजें हैं, तो सर बाधा कहाँ देखते हैं आप? मतलब नहीं, देखो साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में भी अच्छे, आजकल साउथ की फिल्में जो बन रही है उसमें भी अच्छी खासी ओपनिंग होती है, कमाई हो रही है। अब बात वही होती है जनसंख्या कि आपकी ऑडियंस कितनी है। आपकी जैसे थिएटर में अगर हाउसफुल, मान लीजिए पूरी सीट भरी हुई, हाउसफुल है पूरा, है ना, तो थिएटर में कितना हाउसफुल करेंगे आप, उसकी ऑडियंस उतनी होगी ना। फिर अगर आप हाउसफुल की बात करते हैं कि फलानी फिल्म बॉक्स ऑफिस में मतलब सीटें फुल है पूरी, जब आप नाटक की फुल की बात करते हैं और बॉलीवुड फिल्म की फुल की बात करते हैं, तो उसमें करोड़ों का फर्क हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत वो है। मान लीजिए 3000 थिएटर में रिलीज हुई लगान, है ना, और एक थिएटर में आपका चला मान लीजिए कोई भी नाटक, मान लीजिए तो कहाँ 3000 थिएटर एक साथ, और दिन में 4-5 शो, और कहाँ एक शो, वो भी उतने, उसमें भी सीट नहीं मिली, तो उसका दायरा उतना है। अब साउथ रहा सवाल साउथ का। साउथ में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से वो टॉप लेवल पे है,
जी सर। और हमारे हमारे हिंदी सिनेमा में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हम लोग टॉप नहीं है। साउथ में आज भी पैसे फेंके जाते हैं, आज भी साउथ में स्टार को दूध दूध से नहलाया जाता है। वो ज्यादा सफल लोग हैं कमर्शियल लेवल पे जिसकी बात चल रही है। बिल्कुल हम लोग उतने सफल नहीं है कमर्शियल लेवल पे। इधर कमर्शियल उसकी बात चल रही है पैमाने की। हाँ सर, अभी सर कमल हासन सर, रजनीकांत सर का जब नाम आता है तो साउथ में उनका मतलब, वैसे तो पूरे बॉलीवुड में या फिर पूरी इंडस्ट्री में उनका बहुत दर्जा है, लेकिन जब साउथ में कहते हैं मंदिर बने हैं और रजनी सर का मंदिर है, तो इधर तो नहीं बना ना किसी का? नहीं। हाँ सर, अभी मुझे तो नहीं पता है, पर उधर 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 इतने ज्यादा फैन होते हैं लोग कि उधर तो नेताओं के भी फैन होते हैं। जब जयललिता जी गुजरी थी तो ऐसा सुना है कि 22-23 लोग उनकी खबर सुन के गुजर गए थे। तो उधर बहुत बड़े लेवल पे फैन होते हैं लोग। हाँ चलिए जी। सर एक और क्वेश्चन है सर, अभी कोई एक डायरेक्टर है जो आपको लगता हो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, कोई ऐसा डायरेक्टर जिनके साथ आप? अभी ऐसे तो बहुत सारे हैं जिनके साथ इच्छा होती है काम करने की। जैसे रितेश तिवारी हैं जिनके साथ बड़ी इच्छा होती है कि कभी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे इनके साथ, क्योंकि बड़े कमाल के हैं। उनकी जो फिल्में होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी फिलहाल तो मुझे यही नाम याद आ रहा है। और जिसमें अपने एक दो और लोग हैं जो अच्छे लगते हैं, जैसे अनुराग बासु सर के साथ काम किया है, दोबारा भी इच्छा है उनके साथ काम करने की। जी। इम्तियाज सर के साथ काम किया और दोबारा इच्छा है उनके साथ काम करने की। तो जैसे हमें फरहान अख्तर अगर कभी निर्देश फिर से दोबारा करें तो लगता है कि उनके साथ काम बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर। मेरे अभी इतने ही सवाल हैं और बीच में आए तो मैं जरूर वापस आऊंगा। हर्ष। सर अभी मेथड एक्टिंग की बात हुई, तो जैसे कि आपने बताया कि आप मेथड एक्टिंग में उतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपके कई इंटरव्यूज में या फिर कई जगह मैंने ये चीज नोटिस भी की प्लस सुना भी आपके खुद के मुंह से कि आप अक्सर अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होकर किरदार निभाते हैं। तो सागर या पन्ना में बिताए हुए समय में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो किरदार करने की कोशिश की हो? ऐसे तो मैंने जो असगर ओबामा में जो इंग्लिश टीचर का कैरेक्टर किया था, वो हमारे शहर में थे एक जो जिनको जानकारी नहीं थी इंग्लिश की, और वो इतने तरीके से बात करते थे, कॉन्फिडेंट होकर बात करते थे कि सबको लगता था कि इनको तो बहुत जानकारी है, और लगभग उनके सामने लोग चुप रहते थे कि पता नहीं क्या बोलेंगे, और वो जानबूझ के शायद एक दो शब्द ऐसे याद करके आते थे कि बीच में कहीं भी बोल देते थे। तो बाद में जब कुछ लोग लड़के पढ़ के बाहर आए और बाहर से पढ़ के पन्ना आए, तो उन्होंने एक दो बार पकड़ा, 3 बार पकड़ा, फिर समझ में आया कि ये तो बेवकूफ बनाते हैं। जी। सर आपके किसी इंटरव्यू में शायद ललन टॉप वाले में आपने एक टर्म यूज किया था कलाकार का बजट। उसके कुछ मुख्य बिंदु आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कलाकार का बजट क्या असल में क्या चीज है? आपने कलाकार का, हाँ, क्योंकि अच्छे से याद नहीं है कि किस बारे में जी आपने इसको बोला था कि जैसे सरकार एक बजट बनाती है कि इस साल में ऐसा ऐसा होना है, और ऐसा अगर कोई फेलियर होता है तो एक बजट होता है। हाँ। तो कि कई कलाकार होते हैं कि जो 5-5 साल काम नहीं मिला एक पिक्चर बनने के बाद, तो क्या एक कलाकार का बजट होना चाहिए कि वो 5 साल सरवाइव कर सके बिना किसी डिप्रेशन या बिना? उसके बारे में जानना चाहूंगा। होता ये है कि जब आपको मालूम होता है कि आप खुद प्रोडक्ट हैं,
तो आपको भविष्य के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद प्रोडक्ट है तो भरोसा नहीं है कि आप अगर आपकी तबीयत खराब हो गई या आपको बुखार हो गया या आपको मान लीजिए कल शूटिंग है और आप इसी शूटिंग के लिए 10 प्रोजेक्ट छोड़ चुके और आपको जाना है कल शूटिंग पे और अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई, आप उठ नहीं पा रहे हैं और उधर 200 लोग इंतजार में, तो हो सकता है कि आपके कारण एक आध दिन हटा दे वो लोग, लेकिन दूसरे तीसरे दिन हो सकता आप कोई दूसरा ले लिया जाएगा। तो ये हकीकत जानते हुए एक कलाकार को भविष्य निधि अपनी बचा के रखनी चाहिए, ताकि कभी मौका वक्त ऐसा कुछ हो कि भाई हमें 6 महीने नहीं, हमारी जो तबीयत के कारण या पर्सनल कोई और उसके कारण या आपको काम ही नहीं मिल रहा है 6 महीने तक, आपके हिसाब से जो आप कैरेक्टर करना चाह रहे हैं या जिस हिसाब से आपका फिजिक है उस हिसाब से कैरेक्टर नहीं निकल रहे 6 महीने तक, तो आप उस 6 महीने या साल भर के लिए आपका बजट होना चाहिए कि हाँ, अगर हमें 6 महीने नहीं है तो बैकअप, जैसे बैकअप कंपनियां निकालती हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी ने अपना एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया या कोई कंपनी खोली किसी ने, तो वो ऐसे खोलता है ना आजकल कि भाई 2000 मान लीजिए 2021 में खोली है तो वो घाटे का बजट लगा के 2022 तक हमें इतना घाटा होगा, उसके बाद 23 से हमें ये फायदा होना शुरू होगा। जी जी सर, जी है ना? तो ऐसा लेके चलते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं लोग। तो ठीक ऐसे ही कलाकार को भी सोचना चाहिए कि भाई ये जो पैसे आए हैं अब हमें हमारा जो बैकअप है वो साल भर का होना चाहिए, ये हमारे धंधे का डिमांड है जी। आप कलाकारी में आपको एक दिमाग धंधे का लगाना ही पड़ेगा। आप हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये पैसे की, कलाकारी में पैसे की बात कहाँ हुई, तो कलाकारी में ये बहुत कड़वा सच है कि पैसे तो चाहिए ना आप। जी जी। आप अगर पैसे की डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब, या पैसे का सोच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कलाकार नहीं है या अच्छे कलाकार नहीं है। अगर आपको भूख लग रही है और आप खाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक्टर अच्छे नहीं है। जी बिल्कुल। तो जैसे खाने के बारे में सोच, आपको मान लो टॉयलेट जाना है, लैट्रिन लगी हुई है, आप ये थोड़ी बोलेंगे हम कलाकार हैं हम नहीं जाएंगे। अरे वो नेचुरल प्रक्रिया है भाई। जी जी। यस सर जी जी। तो हमारे धंधे का ये कड़वा सच है, आपको ये मान के ही चलना पड़ेगा। और अगर नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसको बचा के रखें, साल 1.5 साल का आप अपने पास लेके चलें, ताकि आपको गंदे काम ना करने पड़े। गंदे काम ऐसे कि आपके पास जब पैसे नहीं होते तो आपको 1-2 दिन का भी काम करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। अब आपको करना ही है चाहे जो कुछ हो जाए। इसके लिए भी, अपनी कलाकारी बचाने के लिए भी आपको 1 से 1.5 साल का बैकअप लेके चलना चाहिए। ये मेरा सजेशन है पर्सनल। जी जी बिल्कुल। सर कुछ दिनों पहले मैं कुछ दिनों पहले मंगलेश डबराल जी को पढ़ रहा था, उनकी कुछ कविताएं मैंने पढ़ी, तो उसमें एक कविता थी शहर। वो कुछ 3 लाइन की कविता थी, उससे मुझे एक सवाल उपजा, तो वो मैं कविता पढ़ने की इजाजत चाहूंगा। 3 लाइनों की कविता है वो केवल। जी जी। वो है, मैंने शहर को देखा और मैं मुस्कुराया, वहां कोई कैसे रह सकता है, यह जानने में गया और वापस ना आया। तो ये कविता एकदम ऐसे हिट की, अभी भी मैंने पढ़ा तो एकदम ऐसे हिट की कि यार बड़ी सही बात करी 3 लाइनों में। तो पन्ना जैसे शहर, मैं छोटे बड़े की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि कहाँ कितना कहीं ना कहीं कहना चाहिए एक्सपोजर है, छोटे बड़े की बात नहीं कहना चाहिए, एक्सपोजर की बात है। तो पन्ना हुआ, सागर हुआ, या जो आसपास के शहर है, तो यहाँ जो बुंदेली भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका विकास कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बंगाली भाषा जो बंगाली है या मराठी है उस लेवल पर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है।
तो उसके पीछे क्या किया जा सकता है? इस देखो, बंगाली जो है ना, टोटल टोटल अलग ये है। आपको बंगाली बोलने के लिए बंगाली काम चलाओ नहीं बोल सकते आप, है ना। आप समझ भी नहीं, कोई गैर वो समझ भी नहीं पाएगा बंगाली जी। ऐसी ऐसी ही मराठी है, संविधान में बंगाली है, मराठी है जो बात, लेकिन संविधान में हमारे बुंदेली नहीं है। जी। बुंदेली, उसका कारण ये है कि बुंदेली एक ऐसी बोली है जो हिंदी से मिलती जुलती है। तो उसका अपना कोई अस्तित्व बन नहीं पाया जी। और अस्तित्व ना बनने का मतलब ये नहीं कि वो खराब बोली है या उसमें उतना मजा नहीं है या ये नहीं है। वही बात आ जाती है कि जनसंख्या की। जी जी जी। कि जनसंख्या, आप मान लीजिए एक पूरे प्रदेश की बोली बुंदेली होती तो वो आगे बढ़ने का उसका चांस रहता, क्योंकि एक प्रदेश की ही बोली पूरी बुंदेली। लेकिन हमारे इधर वो यूपी में भी बुंदेली बोली जाती है, मध्य प्रदेश में भी है बुंदेली बोलने वाली। जैसे छत्तीसगढ़ अपने ही मध्य प्रदेश का था, लेकिन उसको फायदा ही हो गया छत्तीसगढ़ी को, क्योंकि वो एक अलग ही देश, अलग ही प्रदेश बन गया छत्तीसगढ़, है ना। तो वो भाषा जो बोली है वो एक अपने उरूज पे आ गई। मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में बघेली भी है, बुंदेली भी है, भोपाली इस तरफ आ जाओ तो भोपाली लोग बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारी बोली है मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल। ठीक वैसे ही यूपी में चले जाओ तो फिर उधर अलग अलग बोलियां हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं अपना सही, जैसे मान लो बुंदेलखंड बन जाए, तो फिर बुंदेलखंड अगर बनेगा तो फिर उसका अलग से बजट होगा, बोली बुंदेलखंड की बोली को वो दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। हो सकता है कि जैसे मराठी लोगों को इधर जब कोई लेटर आता है सरकारी, वो मराठी में आता है, लेकिन हमारे जो आता है वो या तो इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है। जी। अगर हम बुंदेलखंड अगर हमारा बनता है तो फिर हो सकता है बुंदेली में लेटर आए। जी जी। तो उसके एक पहलू नहीं है, बहुत सारे पहलू है जिसके कारण बुंदेली हमारी उतनी ज्यादा एक्सेप्ट, तो मतलब ये कहो कि यूज नहीं हुई अपने इसमें बॉलीवुड में। ऐसे तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बोली है, उसमें एक कटाक्ष है, चुटीलापन है, और उस बोली में ही आनंद है। लहरा, एक वो होता ना कि जो रिदम वाली बोली, मजा आता है बोलने में, अच्छा लगता है। सर बुंदेली की बात आई है तो एक मैं जब भी आपका कोई भी कैरेक्टर देखता हूँ, किसी भी पिक्चर में कोई भी कैरेक्टर देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं पाता हूँ कि आपका जो एक्सेंट है वो कहीं ना कहीं उसमें बुंदेली टच आता है। तो जैसे ही मुझे वो नोटिस करता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ, ये जो शब्द है इसको जबरन पटका नहीं गया, जबरन मोल्ड नहीं किया गया, जैसा है वैसा रखा गया। तो सर मैं चाहूंगा कि अगर आप बुंदेली में कुछ हमारे लिए कोई गीत या कुछ ऐसा सुना दें तो। अच्छा जी, एक मिनट, हम कान में अरे ये लगाना पड़ेगा। तो ये दुखने लगता है कान। आवाज आ रही? जी सर। जी सर, आ रही है। आ रही सर आवाज। जब छोटे थे तो हम लोग ये गाना बजता था बुंदेलखंडी खंड में,
पन्ना शहर में हमारे, तुम लोगों ने भी शायद सुना होगा। जी डूब चलो दिल माई डूब चलो दिल, डूब चलो दिल माई डूब चलो दिल, सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिल, डूब चलो दिल माई डूब चलो दिल, कौना सुहागन दिया जलावे, कौना सुहागन दिया जलावे, कौना जलावे जो तू मोरी मैया, डूब चलो दिल माई डूब चलो दिल, अरे सीता सुहागन दिया जलावे, सीता सुहागन दिया जलावे, रामा जलावे जो तू मोरी मैया, डूब चलो दिल माई डूब चलो दिल, सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिल, डूब चलो दिल माई डूब चलो दिल। ये आप, मैं बता नहीं सकता कि मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सुनकर, आपका मतलब ऐसे सामने सुनकर। रिकॉर्डिंग्स में या अन्य इंटरव्यूज में मैंने सुने हैं, बट ऐसे सामने सुनना एक अलग ही ऑरा है। मजा आ गया सर, मजा आ गया। जी जी बिल्कुल सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है सर, आई एम रियली सॉरी। एक गाना है तमाशा पिक्चर जो है, वो मैं कितनी भी बार देख सकता हूँ, कितनी भी बार देख। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें जो आपका कैरेक्टर है, और ना केवल आपका कैरेक्टर, उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसकी सब एक स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं अपने अपने किरदार से। तारा एक अलग स्टोरी टेलर है, ऑटो ड्राइवर एक अलग स्टोरी टेलर है, वेद एक अलग स्टोरी टेलर है, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। तो जो वो वत वत गाना है, जब मैंने पहली बार बिना मूवी देखे वो गाना सुना था ऐसे जियो सावन पे या कहीं पे भी, तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि यार बहुत हल्ला हो रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है ना। तो मुझे प्लॉट नहीं पता था या क्या क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं पता था, तो मैं उसको स्किप कर देता था कि बहुत हल्ला हो रहा है, मुझे कुछ सूदिंग सा सुनना है। तो जब उसकी डेप्थ में गया कि यार लिरिक्स सुनते हैं, तो इतना अच्छा वो गाना है, इतने अच्छे लिरिक्स हैं, इतनी अच्छी कहानी है उस गाने में, और वो ऑटो ड्राइवर का जो पूरी जर्नी है एक गाने में दिखाना कैसे मुमकिन हो पाया है, बड़ी अचंभे की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि सर वो गाना अगर कुछ लाइंस अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें। वो गाना है तो इतना याद नहीं है हमें, जो बहुत पुरानी हो गई, 4-5 साल हो गए शायद उसको। चमक छोरिया से नयन बलड़ा, बत्तु 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 बत लड़ा, बत्तु 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 उड़ती चिड़िया हल्दी लग हल्दी रगड़ के लगा, बत्तु 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 लगा, बत्तु 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 बत्तु। अब उतना क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको जी। अरे छोरी क्या है उसका, वो दिमाग से निकल गया जी। अचानक पता नहीं था तुम में से गाना पूछ लोगे। नहीं वो अब मैं क्या बताऊं, मतलब मैं जब ये गाना सुनता हूँ, मैं आज ही कितनी बार सुना मैंने, या अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी को बताना होता है कि इश्तियाक खान कौन है, तो मैं तुरंत ये गाना भेज देता हूँ कि भाई ये है इश्तियाक खान। दिस वे। तो थैंक यू सो मच सर ये गाना गाने के लिए, जो भी है। सर एक सवाल और है जो मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा आपका जो मैंने सुना, अंडे बेचने वाला जो किस्सा था। हाँ। तो वो पूरा मैंने वाकया सुना और समझा उसको कि आपने उसको कैसे परसीव किया, आपका वो ग्रोइंग एज थी कहीं ना कहीं नाटक के दौर में। तो हमारा इससे पहले बत्तही के अंक में इरफान जी आए थे, गुफ्तगू जो होस्ट करते हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी आदमी चाहे तो छोटे से छोटा काम कर सकता है। जो चल रहे हैं हम सुनते हैं ना कि कोई भी आदमी चाहे तो बड़े से बड़ा काम कर सकता है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कोई भी आदमी चाहे तो छोटे से छोटा काम कर सकता है। तो अंडे बेचने वाला, फिर आपने वो एम्बैरेसिंग वाला मोमेंट भी शेयर किया, तो वो क्या आप ये छोटे काम और बड़े काम को किस तरीके से तौलते हैं? पहले लगता था कि ये काम छोटा है, लेकिन अब जब उम्र आपकी एक लंबा सफर तय कर ले तो, और
अब जब आप ऐसे क्षेत्र में हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, तो अब नहीं लगता कि वो छोटा है, अब वो लगता है कि वो बड़ा काम है, क्योंकि उसमें धैर्यता की जरूरत है। एक व्यक्ति कोई भी हो जो छोटे पैसे के लिए धंधा कर रहा है, दिन भर बैठ के, जो अठन्नी चौन्नी 1 रुपया के लिए कई जाने कितने पैकेट बेचने पड़ रहे हैं उसको, तो वो ज्यादा बड़ा काम है, ना कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें पैसे ज्यादा हैं, मेहनत कम है, तो काम ये छोटा है, वो बड़ा काम है। अब महसूस होता है, उस समय लगता था कि यार हम कहाँ ये कर रहे हैं, कहाँ बड़े बड़े लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या होगा, ये वो चलता था दिमाग में। लेकिन धीरे धीरे जब आप जीवन से सीखते सीखते आपको कुछ महसूस होता है, आपको एक समय के बाद उसका सार समझ में आता है, क्या सही है क्या गलत है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो वो ज्यादा अच्छा काम है, या काम यूं कहें कि हर कोई काम सारा काम अगर शिद्दत से करो, मेहनत से करो, ईमानदारी से करो, तो वो सब काम बड़े ही होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, ये है कि मेहनत और मतलब दम वाला काम कौन है, धैर्यता वाला काम कौन है, तो वही है। एक मजदूर जो दिन भर मजदूरी 500 के लिए करता है, शाम को सोचता है कि 500 हम कमाएंगे, और एक हम या अभी जो जिस स्थान पे हम पहुंच रहे हैं, या वो लोग जो टॉप पे के जो दिन भर में अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, शायद हमें उतनी भी मेहनत नहीं करनी थी जो अंडे बेचने के समय हम करते थे। उतनी मेहनत, उतना जुगाड़, उतना सोच, उतनी कुड़हन शायद उस काम में, इस काम में नहीं है। जी जी बिल्कुल, है ना, लेकिन पैसे ज्यादा हैं। हाँ। उस काम में है लेकिन पैसे कम है। लेकिन वो काम ऐसा नहीं है कि वो छोटा है, उसमें वो करने के लिए दम चाहिए। जी जी बिल्कुल। सर, ये काम से जुड़ा हुआ और शहर से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मेरे पास है। वो ये कि जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मैं सागर के अलावा कुछ और शहरों में मुझे रहने का मौका मिला, जैसे मैं ग्वालियर में पढ़ाई कर रहा हूँ, या और भी शहर दिल्ली वगैरह घूमने गया, तो वहाँ की लाइफस्टाइल देखा। तो आपने तो अपना बचपन पूरा लगभग पन्ना में गुजारा है, या सागर या आसपास के शहरों में आप रहे, रीवा में रहे, रीवा में भी आप, अच्छा, वर्कशॉप की हमने, हमारा पूरा बचपन वो जवानी पूरी पन्ना में ही जी गुजरी है। हाँ। लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर समय उनका मुंबई में ही बीतता होगा। हाँ। तो उनका क्या एक परसेप्शन रहता है इस सिटी को, या इस आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके बच्चे किस तरीके से परसीव करते हैं? देखिए, अभी तो वो धीरे धीरे होश संभाल रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। अब जब वो हमारी जर्नी, क्योंकि छोटे थे तो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अभी क्या है कि वो कभी कभी हमारा इंटरव्यू सुन लेते हैं, तो उनको लगता है अरे आपने ये किया था, अरे पापा आपने ये किया था, अरे, या हमें डांस करते हुए देख लेते हैं, या हमारे वो अल्हड़पन, वो बातें जो हमारे शहर की हैं, तालाब की हैं। आज हम लोग बैठ के, आज की ही बात है, हम लोग बेर खा रहे थे, बेर जो है ना अपने इधर, तो हमारी वाइफ किरण जो है वो झांसी के पास एक गांव में किसी औरत ने उनको गिफ्ट दिया था एक इतना सारा बेर। आज उसने उबाल के, जो तुमने देखे हो शायद, कि अपनी स्कूल के सामने वो औरतें बैठती थी और बेचती थी 10 या 18। लब्दो कहते थे सर उनको, लब्दो। हाँ, लब्दो। हाँ, उसमें नमक डाल के। जी जी जी, है ना। हाँ, तो वो हमने आज खाए, और खाते खाते हमने बोला उनसे कि ये हम लोग हाथ से तोड़ते थे ये पेड़। हम लोग जब किसी बेरी के पेड़ में चढ़ जाते थे, वो पेड़ इसी से भर लेते। तो उनको आश्चर्य, ये कैसे, ये ऐसी बातें तो फिर बतानी पड़ती है उनको, तो धीरे धीरे वो समझ पाते हैं। लेकिन वो सुन ही रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, हमारी बात का वो ही जान सकते हैं, क्योंकि वो जी नहीं रहे वो चीज। जी जी बिल्कुल, वो चीज जी रहे हैं जो शायद हम लोगों ने नहीं जी। जैसे कि अभी मान लो हमें किसी से जुड़ना है, अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है,
गूगल मीट है या जो है, तो वो हमारी लड़की तुरंत तुरंत वो करके चली गई। जी इस उम्र में तो टीवी भी अच्छी से खोलते नहीं बनती थी, जी जी तो उनको कुछ अलग चीजें मिल रही है, हम लोगों को कुछ अलग चीजें मिल रही है। जी। सर आप जब ये बेरी वाला एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे थे और आपने एक बात बताई कि जब आपको आपके बच्चों ने कहीं नाचते हुए देखा या ऐसा कुछ देखा, तो इससे एक सवाल अभी जस्ट दिमाग में आया कि पिता जो हर बच्चों की जीवन में होता है, तो जनरली ऐसा होता है कि आपके साथ भी हुआ हो कि आपने अपने पिता के एक कैरेक्टर देखा होगा कि लाइफ टाइम की, हाँ ऐसे हैं, लेकिन एक कलाकार। हमारे जो पिताजी जो है ना, वो बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा अच्छा, ओके। तो हमने अपनी अम्मी को देखा हुआ है, अम्मी ने ही हम लोगों को देखा हुआ है जी। तो सारी यादें जो है उनके साथ ही है। जी जी। तो किसी भी पेरेंट की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी है, तो हम अपने जब पेरेंट्स को देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ रोजमर्रा की जिंदगी हम देख रहे हैं या उनका एक रूप देख रहे हैं कि डांट खा रहे हैं या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन उसी जगह एक कलाकार, अगर आपके पेरेंट कलाकार हैं जैसे आप हैं, तो आपने बोला कि नाचना दिखाया या उन्होंने कोई आपकी पिक्चर देखी तो उसने आपका एक अलग किरदार देखा, आपका एक अलग रूप देखा, तो तब उनका क्या रिएक्शन होता है कि अरे इनके तो इतने सारे एंगल्स हैं जो आमतौर पर बच्चे नहीं देख पाते अपने पेरेंट्स के। हाँ, लेकिन वो होता ये है कि बचपन से वो लोग देख रहे होते हैं, तो वो एक नयापन नहीं होता जैसे अपन सोच रहे हैं हम लोग। जैसे हमारे पिताजी, हमारी अम्मी अलग अचानक डांस करने लगे या हम उनका डांस का वीडियो देखें तो अलग लगेगा, लेकिन ये लोग तो बचपन से जब से वो संभाला है देखा ही है ये सब चीजें। जी, ये तो बात है। इंटरव्यू वगैरह हमारे नहीं होते थे पहले, क्योंकि हम सिर्फ काम करते थे, कोई उतना ज्यादा हमारा नाम नहीं था। अब इंटरव्यू देख रहे हैं तो वो चीजें जो हमने बच्चों से नहीं शेयर की थी या कभी वक्त ही नहीं पड़ा या इतनी बड़ी बड़ी बातें या अपने पुरानी चीजें बताने का, तो वो चीजें जरूर वो सुनते हैं तो प्रश्न पूछते हैं। जैसे हमारा इंटरव्यू कुछ ऐसी चीज जो हमने ऐसी बताई जो बिल्कुल अलग हो, जैसे खाना बनाने की बात कर ली या कुछ, तो अगर सुना और देखा कि यार ये तो नई चीज है तो जरूर वो प्रश्न करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को। ये चीज मैंने नहीं सोची थी, बट हाँ मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है पूरी तरह से। फिलहाल मेरे सवाल इतने ही थे। सवाल खैर बहुत दिमाग में आते रहते हैं, कोई वो नहीं, अभी फिलहाल इतने ही सवाल हैं। तो मैं चाहूंगा ऋतिक भैया के पास अगर कोई सवाल बाकी रह गया हो तो वो पूछ सकते हैं, और तब तक मैं फेसबुक पर एक बार चेक कर लेता हूँ अगर कोई सवाल आया हो तो। ठीक सर, एक सवाल तो नहीं पर एक ऐसा प्रश्न जो हम जब भी कोई हम किसी बॉलीवुड या किसी थिएटर आर्टिस्ट से इंटरव्यू करते तो पूछते हैं कि कोई ऐसी 5 पिक्चर जो आप रिकमेंड करेंगे कि हर किसी को देखना ही चाहिए, तो वो कौन सी 5 पिक्चर होंगी? ऐसा तो हमने कभी सोचते नहीं है। हमेशा लिस्ट कभी बदल जाती है, कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है। जैसे अभी वर्तमान में हमने एक फिल्म देखी जिसका नाम डेविड, इसमें नेटफ्लिक्स पे है शायद या अमेज़न में। अब बहुत अच्छी फिल्म है वो, देखो मजा आ जाएगा उसको देखने में। और वो देखी होंगी। अगर आपको एज एन एक्टर हम बता सकते हैं किस एक्टर की फिल्में देखना चाहिए। अगर एक्टर है आप हिंदुस्तान में, आपको प्रकाश सिंह की देखना चाहिए, आपको कुमार की देखना चाहिए, आपको इनकी इरफान भाई की देखना चाहिए एज एन एक्टर। और विदेशों में आप टॉम हैंक्स ले लीजिए, मार्लिन ब्रांडो, अल पचिनो, इनकी रॉबर्ट डी नीरो, इनकी फिल्में देखिए। आपको ये एक्टर हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं। इन्होंने मेथड में भी काम किया और बिना मेथड की भी कई फिल्में ऐसी की हुई हैं जो आपको मजा आएगा उनकी फिल्में देखकर। ओके सर, थैंक यू सर। हर्ष जी, जैसा कि मैं बोल रहा था कि फेसबुक पर हमारे पास एक सवाल आया है जो कि सवाल कम मतलब एक रिक्वेस्ट ज्यादा है
कि जो तमाम लोग भी आपसे रिक्वेस्ट करते होंगे, जो फंस गए रे ओबामा का जो कैरेक्टर है इंग्लिश वाला, उसका डायलॉग एक बार अगर आप हमारे सामने। ताजमहल वाला। हाँ, ताजमहल वाला। You long hair and long keep fellow. Teacher enter, no notice, full insulting. Stand on your shooting. You mother father's manners. This is sorry ka baby. Speak in English. This English coaching, not in local language. You together thinking English is speaking like a Raj politician. Not all. English is speaking like a Taj Mahal create. Again time this behavior to touch to my fingerprint, you chick. So big chick, you chick, red chick. Understand? The postman, the busy man, the collector letter from the people. Stand up. अब ये याद है। Amazing sir, wow. मतलब मैं नहीं रुक रहा हूँ हंसते हुए। थैंक यू सो मच सर। ये डायलॉग्स और जितने भी हमारी जो सिफारिश है, हमने आपको जितने बार भी परेशान किया वो सब पूरी करने के लिए और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, इतना इंटरेस्टिंग सेशन हमारे साथ करने के लिए। और अगर हमसे कोई सवाल, ऐसी कोई बात छूट गई हो जो आप हमारे साथ बताना चाहें या एक सी बात पहुंचाना चाहें। सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अभी जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में आप जितना पॉजिटिव लोगों से बात करें, फोन करें, जो भी हमें सुन रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को या जिनसे तुम्हारा रिश्ता नहीं है उनसे ऐसी ही बात करो, ऐसे ही बात करो, चाहे किसी भी विषय पे बात करो, लेकिन बातें करना शुरू करो एक दूसरे से और सेफ रहो, घर में रहो। कोशिश करो कि किसी प्रकार से मानसिक, तो अगर आप आर्थिक तौर पर किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, फिजिकली आप नहीं जा पा रहे हैं, तो फोन है आपके पास, आप उसके जरिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, आसपास पड़ोसियों से बात करें, अलग अलग टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हमारे देश का टॉपिक जो है एक दो जगह ही अटक गया है, एक कोरोना और एक राजनीति। ऐसे कलाकार और इंसान भारतीय नागरिक होने के नाते कुछ और टॉपिक पे बात करिए लोगों से, चाहे वो चाय पे चर्चा हो, चाहे वो रोटी बनाने पे चर्चा हो, कपड़े पे चर्चा हो, पे चर्चा हो, टॉपिक बदलिए, आगे बात करो। जी जरूर, हम कोशिश अपने तरफ से एज अ ग्रुप भी और एज एन इंडिविजुअल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी भी पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचा पाएं। और हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक सवाल भी उठा था बीच में कुछ दिनों पहले कि क्या हमें बदकही कुछ दिनों के लिए रोक देना चाहिए। ये जो एपिसोड चल रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं और हम कहीं ना कहीं बैठ के बातें कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आया था। फिर काउंटर भी आया कि यार कहीं ना जरूरी है लोगों को इंडल्ज करना ऐसे सेशंस में, इस तरीके की बातों में, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर सब नेगेटिव हो जाएंगे। जी, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके, मजा आया और थैंक यू सो मच। बाकी सेफ रहो, खुश रहो। हाँ, मुझे तो सर बहुत ही मजा आया। मतलब मेरा सर आज कुछ ऐसा सीन बन रहा था कि मैं शायद सेशन अटेंड ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मोमेंट को मुझे टाइम मिल गया और मैंने सेशन अटेंड किया। मुझे बहुत मजा आया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आई एम गोइंग टू ब्रैग अबाउट इट कि मैंने ये सेशन किया, हमारी ऐसी बात हुई। मैं लोगों को कहानियां सुनाऊंगा जो किस्से, अब वो किस्से होंगे तो मैं ये बात सुनाऊंगा। जी बिल्कुल, ये जो पूरी कहानी है ये मैं कुछ कंटेंट मिल गया हमारे लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बहुत खुश हैं और बहुत आभारी हैं आपके कि आप हमारे साथ जुड़े। और फेसबुक पर जुड़े हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हर हफ्ते हम ऐसे ही आपको किसी न किसी शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सवाल तैयार रखिए ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्ते।